हेलो दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पेपरलेस नॉलेज में। तो आज है 11 अगस्त और आज हम लोग बात करने वाले हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि हम लोग इसी से कुछ क्वेश्चंस पे चर्चा भी करने वाले हैं जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके देना होता है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बगल में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। वहीं अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाके आप डेली की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो आज का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि किस राज्य में दो से अधिक प्रमुख बंदरगाह हैं। दो से अधिक प्रमुख बंदरगाह वाला राज्य कौन सा है। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तो अपने आंसर से मिला लीजिए, तमिलनाडु इसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान जिसे हम NINI से अवस्थित करते हैं, ये कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, गोमुख में। ठीक है, तो राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान गोमुख में अवस्थित है। ठीक, इसका भी आंसर अपने आंसर से मिला लीजिए। एक एक नंबर का क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो अपनी डायरी में इसे नोट डाउन करते चलिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म का पुरस्कार किसने जीता। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, नितिन सेठी। तो आपको बता दें कि दी हाफिंगटन पोस्ट इंडिया के नितिन सेठी ने खोजी पत्रकारिता के लिए यह अवार्ड या यह पुरस्कार जीता है। और यह पुरस्कार किस नाम से था, आपके क्वेश्चन में दिया गया है एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड। ठीक है, तो यह अवार्ड इन्होंने जीता है। यह अवार्ड किस लिए दिया जाता है, तो यह अवार्ड पैसा पॉलिटिक्स के लिए दिया जाता है, जो कि इन्होंने पैसा पॉलिटिक्स की छठी कड़ी के लिए यह पुरस्कार जीता है। अब यहाँ पे बात की जा रही है एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म की, तो इसके बारे में आपको बता दें तो चेन्नई के तमिलनाडु जो कि पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान करता है। ठीक है, तो यह एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म जो है वो पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इसी कॉलेज की अगर हम बात करेंगे तो अभी आपको हाल ही में बता दें कि द हिंदू के शिव सहाय सिंह को भी एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म के एक अवार्ड से नवाजा गया है, एक अवार्ड दिया गया है जो कि KP नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल इम्पैक्ट जर्नलिज्म के नाम से उनको जो है यह अवार्ड दिया गया है। फिर से बता दे रहा हूँ, KP नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल इम्पैक्ट जर्नलिज्म। ठीक है, यह अवार्ड उन्हें प्राप्त हुआ है और इसमें एक प्रशस्ति पत्र और 2 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है, जिसमें जो है उनको यह दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस शहर स्थित NGO नांदी फाउंडेशन ने फूड विजन 2050 पुरस्कार जीता। यहाँ पे 4 शहरों के नाम दिए गए हैं। इन शहरों में जो शहर है वो है ऑप्शन डी, हैदराबाद। तो हैदराबाद ऐसा शहर है जहाँ पे NGO नांदी फाउंडेशन स्थित है और वहाँ के नांदी फाउंडेशन ने फूड विजन 2050 पुरस्कार जीता है। ठीक है, आपको बता दें कि इस पुरस्कार के लिए दुनिया के टॉप 10 विजनरीज में से यह एक है और यह हैदराबाद स्थित गैर लाभकारी संगठन नंदी फाउंडेशन यहीं पर स्थित है। यहाँ पे अगर नंदी फाउंडेशन की हम लोग बात करेंगे तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1998 में हुई थी। कब हुई थी, 1 नवंबर 1998 में हुई थी, जो कि सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में हुई थी। अगर हम बात करेंगे तो 1998 के बाद से नांदी ने भारत में 17 राज्यों में अपने फुटप्रिंट का विस्तार किया है, जो कि अब तक 7 मिलियन से अधिक अयोग्य आबादी के जीवन को छू रहा है। चलिए बात करते हैं इसी संबंधित अन्य पुरस्कारों की। तो इसमें नाम आता है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का भी आता है नाम इसमें, जिसे हम FSSAI से प्रदर्शित करते हैं। किससे, FSSAI से प्रदर्शित करते हैं और इसका पूरा नाम भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण है। ठीक है, तो इसको भी अभी हाल ही में रॉकफेलर फाउंडेशन से ईट राइट इंडिया अभियान के तहत भोजन के प्रेरक दृष्टिकोण का सम्मान मिला है और इसके बयानानुसार उसे जो है 9 अन्य प्रतिभागियों के साथ फूड सिस्टम विजन प्राइज से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं FSSAI के बारे में थोड़ा सा हम। तो इसका गठन जो हुआ था वो अगस्त 2011 में हुआ था
मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसकी जो अभी वर्तमान में अध्यक्षता कर रही हैं वो रीता तेवतिया जी हैं। इसके जो वर्तमान सीईओ हैं वो अरुण सिंघल जी हैं और पेरेंट एजेंसीज इसकी जो है वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है, जो कि इसके मंत्री अभी हाल में डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी हैं। यहाँ पे हम लोग ने अभी बात की रॉकफेलर फाउंडेशन की, तो रॉकफेलर फाउंडेशन के बारे में आपको बता दें, रॉकफेलर फाउंडेशन की स्थापना 14 मई 1913 में हुई थी। कब हुई थी? 1913 में हुई थी, 14 मई के दिन। ठीक, इसके संस्थापक जॉन डी रॉकफेलर और जॉन डी रॉकफेलर जूनियर थे। ठीक है, एवं फ्रेडरिक टेलर ग्रेट्स, ये तीनों लोग मिलके जो है इसकी जो है नींव रखे थे, इसके संस्थापक थे। चलिए बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो इसके बारे में नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। तो तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे, किस भारतीय संगठन ने बिजनेस कॉन्फिडेंट इंडेक्स BCI जारी किया? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, NCAER। NCAER इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, जो कि नई दिल्ली में स्थित है और यह एक गैर सरकारी थिंक टैंक ऑफ इकोनॉमिक्स है। इसके अध्यक्ष नंदन नीलेकणी जी हैं और महानिदेशक इसके डॉक्टर शेखर शाह जी हैं। यह बिजनेस कॉन्फिडेंट इंडेक्स BCI और बिजनेस एक्सपेंशन सर्वे BES जारी करता है और अभी हाल में एक सर्वेक्षण के अनुसार BCI पिछले वर्ष के मुकाबले 62% तक गिर गया, मतलब कि इसकी जो आंकड़ा नापा गया है वो 62% जो है ये डिग्रो कर गया है। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में दर्ज किया गया सूचकांक 1991 के बाद से सबसे कम सूचकांक है और इसके बीच उत्तर भारत में BCI में 25.1 की वृद्धि हुई है। जो उत्तर भारत की बात की जा रही है तो 25.1% की यहाँ पे वृद्धि हुई है। और अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके बीच जो है, जैसे कि अभी आपको बताया गया है कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है और अध्यक्ष इसके नंदन नीलेकणी जी हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए सबमरीन केबल कनेक्टिविटी किसने शुरू की या किसके द्वारा शुरू की गई? ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री के द्वारा यह शुरू की गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल का शुभारंभ किया है और यह केबल लिंक चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच 200 GBX और पोर्ट ब्लेयर और अन्य द्वीपों के बीच 2x100 Gbps की बैंडविड्थ प्रदान करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे केबल लिंक चेन्नई पोर्ट ब्लेयर के बीच में 2x200 Gbps और पोर्ट ब्लेयर और अन्य द्वीपों के बीच में 2x100 Gbps की बैंडविड्थ प्रदान करेगा। इस परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिसंबर 2018 को पोर्ट ब्लेयर में ही रखी थी। यह परियोजना दूरसंचार विभाग के तहत यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के माध्यम से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, KVIC ने किस राज्य में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र स्थापित कर रहा है? 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। तो आपको बता दें कि KVIC अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी गांव चुल्लू में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोलेगा। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश की तो बात की ही जा रही है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी गांव चुल्लू में यह प्रशिक्षण खोला जाएगा और प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र में हथकरघा, चरखा, सिल्क रीलिंग मशीन और युद्धरत ड्रम जैसी मशीनरी स्थापित की जाएंगी। वहीं आपको बता दें कि KVIC ने एरी सिल्क के लिए जीर्ण शीर्ण स्कूल भवन को प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र में बदल दिया है और इस केंद्र के शुभारंभ के साथ राज्य जल्द ही कताई और बुनाई की गतिविधियों के सह हलचल होगा, मतलब कि यह जो है कताई और बुनाई की गतिविधियों के साथ यह अग्रसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूस में कावज़क 2020 अभ्यास में निम्न में से कौन से देश भाग ले रहे हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, चारों में जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी, मतलब कि भारत, पाकिस्तान और चीन
ये तीन तो भाग ले ही रहे हैं, उसके साथ साथ संघाई सहयोग संगठन भी भाग ले रहा है। और यह जो है रणनीति कमांड पोस्ट अभ्यास के लिए जो है ये सब लोग भाग ले रहे हैं, जिसमें आपके बता दें कि जिसमें दक्षिण रूस के अस्त्रखान में आयोजित होने वाले अभ्यास में एक छोटी त्रिसेवा टुकड़ी भाग लेगी। यहाँ पे जो है आपको बता दें कि यह जो है जो अभ्यास हो रहा है ये युद्ध सेना या रणनीति कमांड पोस्ट के लिए जो है यह अभ्यास शुरू किया जा रहा है। और इसमें भारतीय दल में नौसेना के 150 सैन्यकर्मी जवान शामिल होंगे और वायुसेना के भी 150 जो है इसमें लोग शामिल होंगे। कितने? 150 लोग। ठीक है, 150 वायुसेना के सैन्यकर्मी और वायुसेना के भी 150 सैन्यकर्मी इसमें शामिल होने वाले हैं, जो कि भारत की तरफ से ये शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में श्रीलंका के किस पूर्व राष्ट्रपति ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो यहाँ पे 4 पूर्व राष्ट्रपतियों के नाम दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, महिंदा राजपक्षे। तो आपको बता दें कि श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने संसदीय चुनाव में अपनी पार्टी की जीत के बाद श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। और यह चौथी बार है जब सर पीपल पार्टी मतलब SLPP के नेता को श्रीलंका के PM के रूप में नियुक्त किया गया है। राजपक्षे जी को पहली बार 2004 और फिर 2018 और उसके बाद 2019 में संक्षिप्त समय के लिए प्रधानमंत्री चुना गया था और उन्होंने 2005 से 2015 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। श्रीलंका की विमान राजधानी जयवर्धनेपुरा कोटे है और यहाँ पे जो है उन्होंने 2005 से 2015 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस ई-कॉमर्स कंपनी ने उत्तर प्रदेश के ODOP के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? यहाँ पे 4 कंपनियों के नाम दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट जो कि एक भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी है जो बेंगलोर कर्नाटक भारत में स्थित है और यह सचिन बंसल और विन्नी बंसल द्वारा 2007 में स्थापित किया गया एक कंपनी है। ठीक है, कंपनी ने शुरुआत में पुस्तक बिक्री पर ध्यान केंद्रित किया, इससे पहले कि अन्य उत्पाद श्रेणियों जैसे कि उपभोक्ता, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, घरेलू आवश्यक और किराने का सामान और जीवन शैली उत्पाद में यह विस्तार किया जाए, इसके ये विक्रेता थे। ठीक है, तो इसमें आपको बता दें कि इसने अभी हाल ही में ई-कॉमर्स मार्केट प्लस फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जिसे आप ODOP से प्रदर्शित कर रहे हैं, इस योजना के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। वहीं आपको बता दें कि जो है MOU फ्लिपकार्ट समर्थ पहल के दायरे में कारीगर, बुनकर और शिल्पकारों को ODOP योजना के तहत लाएगा और यह ODOP योजना के तहत कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को उनके व्यापार को ऑनलाइन विस्तारित करने के लिए गति प्रदान करेगा, क्योंकि वे सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग, अगर इसका जो है जैसे मुख्यालय कहाँ है, इसके मालिक कौन है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको बता दें कि ये इसकी जो स्थापना हुई थी, अभी हमने आपको बताया कि 13 साल पहले सन 2007 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक भारत के बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। ठीक है, और मालिक इसके वॉलमार्ट 81.3%। ठीक है, क्योंकि अभी इसने जो है वॉलमार्ट से टाई अप किया है और वॉलमार्ट का 81.3% जो है इसका मालिकाना हक है। तो इसका आप कह सकते हैं कि वॉलमार्ट ही इसका जो है मालिकाना हक है। और इसके साथ साथ कौन कौन सी कंपनियां और जुड़ी हुई हैं, तो वाद प्रबंध जो कि 4.70% इसके मालिकाना हक है। माइक्रोसॉफ्ट भी इसके कंपनी के साथ में आती है जो कि 1.3% जो है इसका यहाँ पे मालिकाना हक है। ठीक, संस्थापक इसके सचिन बंसल और विन्नी बंसल हैं और जो है इसकी जो सहायक कंपनियां हैं वो Myntra, Jambong.com और फ़ोनपे, ई-कार्ट, ये सब जो है इसकी सहायक कंपनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी,
कर्नाटका के हुबली में, ठीक है। तो कर्नाटका राज्य है और हुबली शहर है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि रेल मंत्रालय ने रेलवे के लिए समर्पित संग्रहालय का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? हुबली में, ठीक, जो कि कर्नाटका राज्य में स्थित है और इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया। यह उत्तरी कर्नाटका में अपनी तरह का पहला संग्रहालय है और मैसूर कर्नाटक में ऐतिहासिक रेलवे संग्रहालय के बाद दक्षिण पश्चिम रेलवे में दूसरा है, ठीक है। संग्रहालय का मुख्य उद्देश्य रेलवे की विभिन्न शाखाओं की शानदार विरासत को संरक्षित और चित्रित करना है और रेलवे के सभी क्षेत्रों में उन्नत प्रणालियों के क्रमिक विकास का प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 के कारण भारत का वह पहला राज्य जिसने ऑनलाइन शिक्षा परियोजना शुरू करने के लिए गूगल के साथ संबंध बनाया। यहाँ पे आपके 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं। चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप के कारण राज्य में छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा परियोजना शुरू करने के लिए गूगल के साथ करार किया है, संबंध बनाया है, इसके साथ टाई अप किया है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह की परियोजना शुरू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। ये नोट कर लीजिएगा कि महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य है जो कि इस तरीके की योजना शुरू किया है। इसके माध्यम से छात्रों और शिक्षकों को दूरस्थ शिक्षा का समर्थन करने वाले शिक्षा समाधानों के लिए जो है गूगल क्लासरूम और जी सूट तक पहुंच प्रदान होगी। यह होमवर्क माता पिता शिकायत प्रणाली के साथ इंटरैक्टिव और संदेह सत्र की अनुमति देगा और एक बार में 250 लोग मतलब 250 लोग क्लास अटेंड कर सकते हैं। इस योजना के तहत 250 लोग एक बार में क्लास अटेंड कर पाएंगे, ठीक। तो फिर से बता दूं आपको कि यह योजना शुरू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है और इसने गूगल के साथ जो है अभी टाई अप किया है, किसके लिए? शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली शुरू करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे आज के क्वेश्चंस की। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस रसायन की वजह से बेरूत में बम धमाका हुआ था? अभी आपने सुना होगा कि बेरूत के लेबनान में बम धमाका हुआ था, तो वह किस रसायन की वजह से हुआ था? 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं, अमोनियम नाइट्रेट, मेथिल आइसोसाइनाइड, यूरेनियम नाइट्रोग्लिसरीन और टीएनटी के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा रसायन की वजह से यहाँ पे बम धमाका हुआ था? आप अपना आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जाके दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 9 अगस्त, 8 अगस्त, 7 अगस्त और 6 अगस्त। तो यहाँ पे अगस्त के किस दिन विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके दीजिए। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।